हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट कर रखा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमने अभी तक इसके 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज का जो पार्ट हमारा रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड पार्ट के अंदर यानी कि इस वाली वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़े टॉपिक है नहीं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है नेजल डिकंजेस्टेंट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट्स की। तो ये कैसी ड्रग्स होती हैं कि ये क्या करती हैं? दीज ड्रग्स आर हेल्प इन श्रिंकिंग ऑफ द एंगोज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये किस में हेल्प करती हैं? जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कहाँ की, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, नेजल कैविटी की, उसको क्या कर देती हैं? श्रिंक करने में हेल्प करती हैं। ऑफ नोज एंड रिलीव नेजल स्टिफनेस, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? नोज की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, एंगोज्ड हो जाएगी और रिलीव हो जाएगी। नेजल स्टिफनेस को हम रिलीव कर सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल क्या रहने वाले हैं इसके? यहाँ पे हमारे सबसे फर्स्ट एग्जांपल होता है हमारे ऑक्सीमेटाजोलिन। क्या एग्जांपल रहने वाला है? ऑक्सीमेटाजोलिन इसका एग्जांपल रहने वाला है। बात करें हम ब्रांड नेम की, नेजीविज्म ओट्रिविन ऑक्से इसका हमारे ब्रांड नेम होता है। बात करें रूट की, तो रूट क्या रहने वाला है? हमारे इंट्रानेजल स्प्रे रहने वाला है या फिर ड्रॉप्स रहने वाली है, यानी कि डायरेक्टली नेजल कैविटी में क्या करना है? इसको हमें स्प्रे कर देना है, या फिर इसको हम ड्रॉप के फॉर्म में भी किसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलेट कर सकते हैं। हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ पे हम इसको इंस्टॉलेट कर सकते हैं। बात करें एडल्ट डोज की, 2 to 3 स्प्रे ड्रॉप इन ईच नोस्ट्रिल एवरी 12 आवर। चिल्ड्रंस की बात करें 6 to 12 ईयर्स की, 2 स्प्रे या ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल एवरी 12 आवर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं वो क्या होता है? हमारे ज़ाइलोमेथाजोलिन। ठीक है, ज़ाइलोमेथाजोलिन के बाद हम ब्रांड नेम की बात करें तो क्या देखने को मिलता है? ओट्रिविन सिर्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलोमिस्ट। रूट की बात करें सेम हमारे वही इंट्रानेजल रूट रहने वाला है। एडल्ट डोज की बात करें 1 to 2 स्प्रे ड्रॉप इन ईच नोस्ट्रिल 2 to 3 टाइम्स अ डे। चाइल्ड डोज की बात हम करें 1 स्प्रे पर ड्रॉप इन ईच नोस्ट्रिल 1 to 2 टाइम्स अ डे। बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल की, वो हमारे क्या रहने वाला है? फिनाइलफेरिन। क्या एग्जांपल रहने वाला है? हमारे फिनाइलफेरिन इसका एग्जांपल रहने वाला है। हम बात करते हैं ब्रांड नेम की, तो ब्रांड नेम हमारे इसमें रहने वाला है डेक्सिजेंस, या फिर हम बात करें नेजोक्लियर, इसका एग्जांपल रहने वाला है। इसके किस फॉर्म में क्या क्या रूट देखने को मिलता है? हम बात करते हैं इंट्रानेजल ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे या स्प्रे देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हम लास्ट बात करें तो ओरल टेबलेट्स भी इसके हमें एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। इंट्रानेजल डोज की हम बात करें अगर एडल्ट की, तो एडल्ट की हमारे डोज रहने वाली है 2 to 3 ड्रॉप्स या स्प्रे इन ईच नोस्ट्रिल एवरी 4 आवर। बात करते हैं ओरल या फिर हम बात करें टेबलेट फॉर्म की, तो कैसे रहने वाली है? 10 mg एवरी 4 आवर, मैक्सिमम 60 mg पर डे हम इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट के इंडिकेशंस की, तो डिकंजेस्टेंट के इंडिकेशंस क्या रहने वाले हैं हमारे? कोल्ड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस की कंडीशन, ब्लॉक्ड यूस्टेशियन ट्यूब या श्रिंकेज ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, किसके रिगार्डिंग हमें यूज करना है इसको? अगर जो ब्लॉक हो चुकी है, किसके रिगार्डिंग क्या हो चुका है उसमें? जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, अगर वो ब्लॉक वगैरह हो गई है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। किस वजह से? ताकि श्रिंकेज म्यूकोसा हो जाए। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, सीवियर हाइपरटेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ग्लूकोमा वाली कंडीशन में, देन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में क्या देखने को मिलता है हमें? इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, रेगुलर यूज में कॉज द इम्पेयर्ड म्यूकोजल सिलियरी फंक्शन। क्या देखने को मिलता है हमें? जो म्यूकोजल सिलियरी फंक्शन है वो इम्पेयर्ड देखने को मिलेंगे। एट्रोपिक राइनाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, इनसोम्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इट्स सिस्टेमिक इफेक्ट आर सीएनएस डिप्रेशन एंड राइज इन द ब्लड प्रेशर। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सिस्टेमिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, ब्लड प्रेशर हमें राइज देखने को मिल सकता है। बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की, मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन एज नेजल डिकंजेस्टेंट। ठीक है, क्या असेस करना है हमें? जब पेशेंट को नेजल डिकंजेस्टेंट दिए जा रहे हैं तो हमें क्या असेस करने होते हैं? रेगुलर वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। कब मॉनिटर करना है? बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। कैन कॉज द कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट सच एज द इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द हार्ट रेट। हम असेस करेंगे कि कहीं ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज नहीं हुआ है, कहीं एचआर तो इंक्रीज नहीं हुई है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर द पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन विद द अदर मेडिकेशंस, दे आर द
टेकिंग, अगर कोई इसके साथ अदर टाइप की और कोई मेडिकेशंस और कोई ड्रग आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम असेस करते रहेंगे कि इसका किसी अनदर टाइप की जो ड्रग्स होते हैं उनके साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है जो क्या है हमारे एंटी हिस्टेमिक ड्रग्स। अब एंटी हिस्टेमिक ड्रग्स कैसी ड्रग्स होती हैं? हिस्टामिन इज स्टोर्ड मेनली इन द मास्ट सेल। अब मास्ट सेल क्या होती है? एक टाइप की हमारे किसी भी एलर्जिक कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलती है, मास्ट सेल क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं हिस्टामिन को, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखती हैं। टिश्यू रिच इन द हिस्टामिन आर स्किन, कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? स्किन पे, जीआई ट्रैक्ट पे, लंग्स एंड द प्लेसेंटा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रेस्पॉन्स। जितने भी हिस्टामिन्स होते हैं वो किसके रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे एलर्जिक रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग, इसके साथ साथ वेजोडाइलेशन के रिगार्डिंग, और वहीं हम बात करें ईचिंग के रिगार्डिंग। देखते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर एंड देयर द लोकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये क्या बहुत सारी चीजें आपके क्लियर कर देंगे कि H1, H2, H3, H4। बच्चे कई कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ होते हैं, बार बार कहीं कोई से सिस्टम में तो हम देखते हैं H1 पढ़ना होता है, किसी में अपन देखते हैं H2 देखना होता है, कहीं पे अपन देखते हैं H3, कहीं पे अपन बात करते हैं H4 के बारे में। अगर हम वही बात करें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो मेनली हमें कौन से हिस्टामिन के बारे में देखना है? हमें H1 हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में हमें देखना है। तो देखते हैं इनके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या लोकेशन है। तो H1 की बात करें तो H1 जो यानी कि हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मेनली ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियर एंड इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स के, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? ब्लड वेसल्स पे, ब्रोंक्यूलस पे, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स पे। बात करते हैं H2 की, स्टमक पे देखने को मिलेंगे, हार्ट पे देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स पे देखने को मिलेंगे, यूटेराइन टिश्यूज पे देखने को मिलते हैं। बात करें H3 की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन H4 मास्ट सेल, इओसिनोफिल्स, टी सेल, डेंड्राइट सेल्स, ETC। क्लियर? अब बात करते हैं हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एंटागोनाइज एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट द हिस्टामिन रिसेप्टर। ये मेडिसिन कैसे होती हैं? कौन सी वाली? एंटी हिस्टेमिक ड्रग्स। क्लियर? जो मेन टॉपिक है वो ना भूलें, मेन टॉपिक क्या है हमारा? एंटी हिस्टेमेटिक ड्रग। तो जो एंटी हिस्टेमेटिक ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं हमारे, मेनली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये क्या करती थी? एंटागोनाइज एक्शन करवाती हैं किसका? हिस्टामिन का। कहाँ पे? हिस्टामिन रिसेप्टर्स के यहाँ पे। बात करें H1 एंटागोनिस्ट की, क्योंकि हमें मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम अगर ड्रग्स देख रहे हैं तो इसमें हमें मेनली H1 एंटागोनिस्ट के बारे में डील करना है। एंटागोनाइजिंग या ब्लॉक एक्शन ऑफ द हिस्टामिन एट द H1 रिसेप्टर इन केस ऑफ एलर्जिक कंडीशन। अब मेनली तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में H1 रिसेप्टर्स होते हैं जो किसके रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबल होते हैं? किसी भी एलर्जिक कंडीशन के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करते हैं हम H1 एंटागोनिस्ट की। अब H1 एंटागोनिस्ट में मेनली दो जनरेशन होती हैं। दो जनरेशन कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखने को मिलता है? पेनिट्रेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हाई लेवल ऑफ सेडेटिंग इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है कि ये क्या कर जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाते हैं, मतलब वहां तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। और ये किस टाइप का इफेक्ट दिखाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर? ये सेडेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। सेडेशन का हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ them also have the considerable anticholinergic activity which can provide an antiemetic इफेक्ट। ये किसके तरह वर्क करते हैं? कभी कभार ये हमें देखने को मिलते हैं कि इनकी जो एक्टिविटी होती है एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है, यानी कि ये मसल्स को क्या मूवमेंट करवाने से प्रिवेंट कर देते हैं। विच कैन प्रोवाइड इन द एंटीएमेटिक इफेक्ट। इस वजह से हम क्या देख सकते हैं कि H1 एंटागोनिस्ट जो होता है वो एंटीएमेटिक इफेक्ट भी कंटेन करता है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में भी मेनली हमने जब देखा है कि ये कैसे होते हैं? सेडेटिव इन नेचर होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम? हाई सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव एंड माइल्ड सेडेटिव। बात करें अपन हाई सेडेटिव की, तो हाई सेडेटिव में हमें क्या एग्जाम्पल देखने को मिलता है? इथानोलामाइंस, ठीक है, इथानोलामाइंस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे? मेनली एग्जाम्पल हम देख डाइपेनहाइड्रामिन, ठीक है, डाइपेनहाइड्रामिन, इसका हमें एग्जांपल देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके जो अमाउंट है, बात करें हम अगर डोज की तो 25 to 50 mg पर ओरली, या फिर बात करें 10 mg बाय द IM रूट। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या रहने वाला है हमारे?
फिनोथायाजिन्स या फिर हम बात करें प्रोमिथाजिन। जो प्रोमिथाजिन्स होती है ये भी क्या होती है हमारे हाईली सेडेटिव इन नेचर एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। बात करें कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन की हमें देखने को मिलती है। इसका अगर हम डोज की बात करें, डोज हमारी क्या रहने वाली है 25 to 50 mg की डोज रहने वाली। बात करते हैं मॉडरेटली सेडेटिव्स की। मॉडरेटली सेडेटिव्स क्या देखने को मिलते हैं हमारे, सबसे पहले एग्जांपल होता है हमारे पिप्राजिन्स। अब पिप्राजिन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मैक्लेजिन्स। मैक्लेजिन्स का बात करें हम डोज के बारे में 25 to 50 mg की हमें डोज देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडरेट सेडेटिव के अंदर भी अगर बात करते हैं अपन इथेनोलामाइंस की, तो इथेनोलामाइंस में हमें क्या एग्जांपल देखने को मिलता है डाइमेनहाइड्रेनेट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं डाइमेनहाइड्रेनेट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बात करते हैं डोज की 25 to 50 mg की डोज देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है हमारे पिप्रेडिन्स। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है साइप्रोहिपेटिडिन। क्या एग्जाम्पल है, साइप्रोहिपेटिडिन 4 mg ऑलरेडी इसकी टेबलेट्स आती हैं। बात करते हैं माइल्ड सेडेटिव की, एल्केनामाइंस है। एल्केनामाइंस की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलता है क्लोरपेनहेरामाइन। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है 4 to 20 mg की मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें माइल्ड सेडेटिव की, माइल्ड सेडेटिव में इथेनोलामाइंस की बात करते हैं तो इसमें हमें क्लेमेटिन्स नाम की जो मेडिसिन होती है वो देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके डोज की 1 to 2 mg और रिलीज का डोज देखने को मिलता है। बात करते हैं इंडिकेशंस की, तो इंडिकेशन क्या रहने वाला है, मेनली यूज्ड फॉर द रेशेज एंड द एलर्जिक राइनाइटिस। क्या इंडिकेशंस देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, रेशेज कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में अपन इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन की बात करते हैं अपन एंटी हिस्टामिन की, तो सेकंड जनरेशन के रिगार्डिंग इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है हमें, पुअरली पेनिट्रेट द सीएनएस। ये क्या करते हैं कि सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जाते हैं। लिटिल और नो सेडेशन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, या तो सेडेशन देखने को ही नहीं मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा तो हमें माइनर देखने को मिलता है। बात करते हैं लिटिल और नो एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीमेटिक इफेक्ट। इस वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, इसका कोई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं इसके हमारे, मेनली सिट्राजिन जो आप जर्नली यूज करते हैं। सिट्राजिन 10 mg ओरली होती है। फेक्सोफेनाडिन 20 mg ओरली। लोराटिडिन 10 mg ओरली। बात करते हैं इंडिकेशंस, यानी कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं, तो इंडिकेशन देखते हैं। मेनली हम इनको यूज करने वाले हैं हमारे एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, यानी किसी पर्सन को एक्यूटली कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हम मेनली सिट्राजिन को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे अल्टिकेरिया, हाई फीवर, इंसेक्ट बाइट, राइनाइटिस, डर्मेटाइटिस, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एडजेसेंट, यानी कि किसी भी आप प्रोसीजर को या किसी मेडिकेशन को स्टार्ट करने से पहले भी या बाद में भी इनको ऐड कर सकते हैं, ताकि जिसकी वजह से क्या ना हो, किसी टाइप की कोई एलर्जिक कंडीशन अगर ना हो। नेक्स्ट हो सकता है हमारे कॉमन कोल्ड, मोशन सिकनेस या नोजिया एंड वोमिटिंग में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, यूरिनरी रिटेंशन वाली कंडीशन, नैरो एंगल ग्लूकोमा, सेंटोनाइजिंग पेप्टिक अल्सर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बात करें न्यूबॉर्न और प्रीमेच्योर इन्फेंट के अंदर हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। डिहाइड्रेट चिल्ड्रंस के अंदर, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के अंदर। बात करें इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, एडवर्स इफेक्ट क्या रहने वाले, हमारे ड्राउजीनेस एंड सेडेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज कोऑर्डिनेशंस देखने को मिलेंगे, ड्राउजीनेस एंड सेडेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज कोऑर्डिनेशंस देखने को मिलेंगे, जीरोस्टोमिया देखने को मिलेगा, मतलब ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इंक्लूड ड्राई माउथ मेम्ब्रेन, ड्राई द म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, एनोरेक्सिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, यूरिनरी टेंशन देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की, administer these drug carefully to high risk group of people like the children, old people and patient with asthma, urinary retention, hypertension, open angle the glaucoma। यानी कि हमें जो कंडीशन को हम पहले असेस कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करना होता है, केयरफुली एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक द एंटीहिस्टामिन अलोंग विथ फूड टू अवॉइड द जीआई अपसेट। हमें और क्या ध्यान में रखना है, पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि पेशेंट को बताना है हमें कि जब भी आप क्या ले रहे हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग को ले रहे हैं, तो किसके साथ लें, हमेशा अपने फूड के टाइम पे या फिर आप फूड के बाद
यूज़ करें, किस चीज़ को अवॉइड करें, जीआई अपसेट को, यानी कि एम्प्टी स्टमक यूज़ मत करो। एडवाइज द पेशेंट दैट मेडिसिन शुड बी swallowed एज अ होल एंड द शुड नॉट बी क्रश। आप पेशेंट को बोलें कि जो आपको मेडिसिन जो भी दी जा रही है आप उसको ऐसे के ऐसे क्या कर लें, swallowed कर लें, यानी कि आप पानी के साथ ले लें, बिना उसको क्या किए, क्रश किए। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड द हैजार्डस एक्टिविटी, एग्जाम्पल द ड्राइविंग एज इट द कैन कॉज द सेडेशन। आप पेशेंट को इन्फॉर्म करो या पहले से उसको आप एजुकेशन प्रोवाइड करो कि जब भी अगर आप इस टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप क्या ड्राइविंग जैसी एक्टिविटी को क्या करो, थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दो। क्यों अवॉइड कर दो? क्योंकि इन मेडिसिन को लेने के बाद इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, हमें सेडेशन इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इससे कोई इंजरी वगैरह एक्सीडेंट कंडीशन में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट हम, advise the patient to avoid alcohol, CNA depressant drug just like a benzodiazepines as they increase the effect of the histamine। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप क्या करें, मेनली अल्कोहल को अवॉइड करें और इसके साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, हमारे CNS को डिप्रेस करती हैं, तो वो भी क्या कर सकती हैं, इसकी एक्टिविटी को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती हैं। तो आप क्या करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है हमारे, एडवाइज द पेशेंट टू टेक द ओरल सिप ऑफ वाटर और च्यूइंग हार्ड कैंडी टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड द थ्रोट। आप पेशेंट को बोलें कि आप क्या करें, वाटर की सिप लेते रहें, च्युइंगम को यूज़ करते रहें, कैंडी वगैरह को क्या करें, अपनी ओरल कैविटी में मेनली यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें प्रिवेंट कर सकेगा पेशेंट, जो पेशेंट है प्रिवेंट कर सकेगा ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड द थ्रोट की कंडीशन से। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी के साथ आज हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में हमने इसको मेनली कंप्लीट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।